तो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरीवन। तो आज हम रिवाइज करेंगे हाईवे इंजीनियरिंग। तो हाईवे इंजीनियरिंग क्या होता है, देखो सिंपली हाईवे इंजीनियरिंग जो है आपके पास ये दो वर्ड से बना हुआ है, हाई प्लस वे। ठीक है, तो हाई क्या होता है आपके पास, ऊंचा, यही होता है ना आपके पास। हाँ सर। और वे क्या होता है, रास्ता। ठीक है, तो ऊंचा रास्ता। तो देखो जनरली होता क्या है आपके पास, बेसिकली अगर ये आपके पास एक आरएल लेवल है, कोई ग्राउंड या कोई भी आरएल लेवल है आपके पास, ये मान लो 100 मीटर का आरएल लेवल है। अब इस पे मैं हाईवे प्रोवाइड कर रहा हूँ 105 मीटर पे। तो ये हाइट कितनी है इसकी, कोई बता सकता है मुझे? 5 मीटर हाइट है आपके पास हाईवे। क्यों? अब आप बोलोगे कि हमने हाईवे हाई पे क्यों बनाया, क्योंकि देखो मैंने आपको ये पहले भी बता रखा है कि जब रेनी सीजन आएगा तो उस टाइम क्या होता है, फ्लड्स की सिचुएशन आ सकती है। तो अगर फ्लड्स आ गए आपके पास तो नॉर्मल लेवल पे तो आपके पास पानी आ जाएगा। सो यहाँ पे तो पानी हो पाएगा, बट इतनी बारिश नहीं हो पाएगी कि आपके पास 5 मीटर के लेवल को क्रॉस कर सके आपके पास। सो उसकी वजह से क्या हो सकता है, आपके पास सेफ मूवमेंट होगा ड्यूरिंग इमरजेंसीज, आप ये बोल सकते हो। उसके बाद आप बोल सकते हो कि फ्लड्स के टाइम आपके हाईवे या रोड को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपके पास। तो पता चल गया आपके पास ये हाईवे क्या है, ये किन दो वर्ड से कंबाइन होके बना हुआ है, दैट वर्ड्स और हाई प्लस वे। अब हाई होता है ऊंचा, वे होता है रास्ता। क्लियर है ये दो वर्ड्स? पहले मुझे ये बताओ। हाँ सर। यस सर। ठीक है, इसके बाद देखो आपके पास हम आगे देखो, तो आगे आता है फर्स्ट वर्ड इज फुटपाथ। अब देखो पहले हुआ क्या था आपके पास, मतलब एक्चुअली आज से बहुत टाइम पहले आपके पास रोड्स तो थे नहीं, नेटवर्क। तो अब आज भी आप देखते होंगे कि जहां से कोई पहले ऑलरेडी रास्ता होता है तो गवर्नमेंट या डिपार्टमेंट की क्या प्रायोरिटी होती है, उसी सेम रूट से आप क्या बना देते हो, रोड बना देते हो। क्यों? कोई रास्ता। क्योंकि उसमें आपके पास जनरली मतलब एरिया कवर्ड ही होता है आपके पास। तो कोई एक आपके पास अभी जो प्रेजेंट कंडीशन में मान लो, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, एक एरिया ऑफ लैंड है जो पूरा है मतलब ग्रीन है, ग्रीनिश है वहां पे। ठीक है, अगर इस रास्ते से कंटिन्यूअस मूवमेंट होगा लोगों का तो क्या होता जाएगा, यहाँ से ग्रीनिश जो होगा वो खत्म होता जाएगा। सो आफ्टर दैट कुछ टाइम के बाद यहाँ पे जिस पोर्शन पे ज्यादा मूवमेंट हो जाएगा वहां से ग्रीनिश जो होगा वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो अब आपने ये जो ग्रीनिश खत्म किया, अब ये बाई फुट आप यहाँ से चल रहे थे। ठीक है, अब फुट से चल रहे थे आपके पास, अब एक ही रोड पे कंटिन्यूअस मूवमेंट हो रहा था आपके पास, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फुटपाथ बोलते हैं आपके पास। फुटपाथ। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, फुटपाथ बोलते हैं। ये फुटपाथ। माइक किसका ऑन है वो ऑफ कर दो, थोड़ा आवाज आए। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, हम फुटपाथ बोलेंगे। तो दो वर्ड्स अभी तक मैंने समझाया आपको, एक समझाया हाईवे और एक समझाया फुटपाथ। तो फुटपाथ क्या था आपके पास, किसी ऐसी लैंड से आपने कंटिन्यूअस मूवमेंट किया जिससे आपके पास वहां पे क्या बन गया, रास्ता बन गया। तो रोड्स का भी डेवलपमेंट फुटपाथ से ही हुआ था। अब देखो फुटपाथ है, कच्चे रास्ते हैं, तो चक्कर क्या होता है इसमें, यह प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो जाती है यहाँ पे कि जब बारिश हो जाती है आपके पास, सो ड्यूरिंग रेनफॉल यहाँ पे बहुत ज्यादा चिक्कड़ हो जाती है आपके पास। तो रेनी सीजन में आपको क्या आती है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है इन और किसमें, बताओ? चलने। फुटपाथ, हाँ। तो दो वर्ड्स मैंने अभी तक समझाया, हाईवे और फुटपाथ। किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है आपके पास, अब ट्रांसपोर्टिंग होता है। तो ट्रांसपोर्टिंग क्या होता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक कोई गुड्स को कैरी कराना या पीपल का मूवमेंट होना, इसी को सिंपली हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग। अब हमें अच्छी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का क्यों हमें रिक्वायरमेंट होती है, तो देखो सिंपली यहाँ पे दो तीन चीजें आती हैं, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। आपको सबसे पहले होती है कि सेफ्टी इंश्योर करना। ठीक है, बीइंग अ इंजीनियर आप यही इंश्योर करोगे ना कि सेफ्टी हो। ऐसा थोड़ी नहीं चाहोगे कि आप जो रोड कंस्ट्रक्ट करो उस पर डेली एक्सीडेंट्स हो, लोगों की जान जाए। नहीं, हमें सेफ्टी इंश्योर करनी है, किसकी, गुड्स की, जो सामान है, और पैसेंजर्स की।
देन सेकंड आपके पास होता है कि मूवमेंट इन इमरजेंसी। अगर आपके पास अच्छा रोड नेटवर्क है या अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है तो इमरजेंसी की सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, इजिली मूव ऑन कर सकते हो आपके पास। देन बोल सकते हो आप डेवलपमेंट पर्पस के लिए भी, अगर रोड्स अच्छी डेवलप्ड होंगी, इंडस्ट्रीज आएंगी आपके पास, इंडस्ट्रीज वहां पे वर्क करना स्टार्ट करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये कुछ और चीजें आती हैं जो हमारे पास किस में आती हैं, या क्या आता है आपके पास बाय द बेनिफिट ऑफ, किसका है आपके पास ये, हाईवे का या रोड रेलवे का या आप बोल सकते हो वाटरवे का, किसी का भी, क्योंकि ये तो मैं ट्रांसपोर्टेशन की बता रहा हूँ। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या है, या ट्रांसपोर्टेशन क्या है, एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक मूव ऑन करना। दैट मूव ऑन जो है वो लोगों का भी हो सकता है, सामान का भी हो सकता है आपके पास, ठीक है। अब हमें ऐसी रोड बनानी है आपके पास जो क्या हो, सेफ हो, इकोनॉमिक हो, एफिशिएंट हो, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, गुड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बोलेंगे। अब देखो मीडियम क्या क्या होते हैं आपके पास ट्रांसपोर्ट करने के, जाने के एक जगह से दूसरी जगह, दैट आर टू, वन इज मेजर मोड्स एंड सेकंड इज माइनर मोड। अब मेजर क्या होता है आपके पास, लैंड एयर वाटर, ये तो मेजर हो गए। माइनर होता है पाइपलाइंस, रोपवेज, कन्वेयर बेल्ट्स, केबल कार, हाइपर लूप। तो माइनर को सिंपली आप ऐसे समझ सकते हो कि ये ऐसा मोड है ट्रांसपोर्टेशन का जिसको हम बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं। सो माइनर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज यूज फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जैसे आप लिफ्ट में चलते हो या पूरा दिन लिफ्ट में रहते हो, कुछ 2 मिनट 5 मिनट इतने टाइम पीरियड के लिए ही लिफ्ट में जाते हो। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। शॉर्ट पीरियड के लिए। तो if our mode of transportation is for short period of time, then that mode of transportation is known as minor mode. And if we use that mode of transportation for a longer duration, so that mode of transportation is major modes of transport. So लैंड वे आ गया, तो लैंड वे में हाईवे और रेलवे आता है, वाटर वे पानी के जरिए से, एयर पे। फिर मैंने आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट बताया था, रेल के बारे में बताया था। तो देखो रेल्स में क्या होता है, अब आपको मैंने रेलवे इंजीनियरिंग पढ़ा रखी, तो ये दो पैरेलल रेल्स आपके पास ले डाउन होती हैं। अब इन पे क्या होता है, आपके पास वैगन्स का मूवमेंट होता है आपके पास, ठीक है। इसमें अगर कोई भी मूवमेंट हो रहा है उसके, या आपके पास सिंपली कोई भी बॉडी फ्रंट अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव ऑन कर रही है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या एक्ट करेगा आपके पास, फ्रिक्शन, या सिंपली आप बोल सकते हो रेजिस्टेंस, ठीक है। तो जो रेलवे के कंपैरिजन में फ्रिक्शन डेवलप होता है वो हाईवे के कंपैरिजन से क्या होता है, लेस होता है। इसलिए आपके पास रेलवे की जर्नी क्या होती है आपके पास, इकोनॉमिक, ठीक है, सस्ती होती है आपके पास इन कंपैरिजन टू आवर हाईवे, ठीक है। अब देखो सिंपली आप ये बोल सकते हो, क्या रेलवे आपके पास फ्लेक्सिबल है, बताओ क्या रेलवे आपके पास फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल का यहाँ पे मीनिंग होता है आपके पास कि जो मैक्सिमम एरिया को कवर कर सके आपके पास। यस सर। हाँ सर। कहाँ होता है आपके पास, बस जम्मू में है, अखनूर में है कोई रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड है अखनूर में, आपके घर के वहां तक गाड़ी आ सकती है। तो इसीलिए हम रेलवे को फ्लेक्सिबल नहीं बोल सकते, ठीक है। फ्लेक्सिबल समझ आ गया क्या होता है, कि जो मतलब आपको बहुत ज्यादा कनेक्शन प्रोवाइड कर दे। अब रेलवे स्टेशन तो सिटी में एक ही जगह होगा, बट बस स्टैंड आपके पास घर तक गाड़ी आ सकती है। सो हाईवे हमारे पास फ्लेक्सिबल है, पर रेल्स हमारे पास फ्लेक्सिबल नहीं है। अब देखो रेल्स जो है वो मेनली गुड्स का और पैसेंजर का लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बहुत बेनिफिशियल है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, आर्टरीज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। अब आर्टरीज क्या होता है, कोई बता सकता है मुझे। सर वेन्स। हाँ मतलब क्या हुआ उनका, हिंदी में बताओ। सर नस। हाँ हाथ में जो नसें होती हैं, ठीक है। तो वही बताया, क्योंकि यहाँ पे लेस रेजिस्टेंस प्रोवाइड होता है, या लेस रेजिस्टेंस आता है, या लेस फ्रिक्शन आती है इन कंपैरिजन टू आवर रोडवे। सो दैट्स व्हाई रेलवे जर्नी इज कॉस्टली, और रेलवे के आपके पास लेस फ्लेक्सिबल। अब वाटरवे है, तो वाटरवे को करने से पहले मैं आपको रोडवे बता देता हूँ, ठीक है। तो रोडवे क्या है, सबसे पहले फ्लेक्सिबल है, पेट्रोल को कंज्यूम करेगा तो पोल्यूटेंट आ जाएंगे,
और इसमें जो आपके पास सिंपली आप बोल सकते हो रेजिस्टेंस होगा वो लेस होगा या हाई होगा इन कंपैरिजन टू रेलवे? हाई होगा आपके पास, ठीक है। इसलिए आपके पास क्या आती है यहाँ पे जनरली जो होती है वो कॉस्टली होती है आपके पास सिंपली, ठीक है। तो ये आ जाता है आपके पास रोडवे। देन आ जाता है हमारे पास एयरपोर्ट। सो एयरपोर्ट में क्या होता है, एयरपोर्ट या एयर ट्रांसपोर्टेशन इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अगर आपको कभी शॉर्ट पीरियड में कहीं लॉन्गर डिस्टेंस कवर करना है, सो फॉर दैट पर्पज आवर एयर ट्रांसपोर्टेशन इज बेस्ट। बट एयर और वाटर की एक दिक्कत है, वो मतलब मौसम पे डिपेंड करता है। अगर आपके पास स्टॉर्म्स है, फॉग है, बारिश है, तो बहुत सारी फ्लाइट्स डिले हो जाती हैं या कैंसिल हो सकती हैं। हाँ, अब फास्टेस्ट मूवमेंट है तो कॉस्ट क्या होगी आपके पास, हाई होगी आपके पास। एंड वाटरवे सबसे सस्ता जो मोड है ट्रांसपोर्ट का, दैट इज अवर वाटरवे। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि लॉन्ग टाइम कंज्यूम करता है। तो यहाँ पे दो चीजें आती हैं आपके पास, एक लो वैल्यू गुड और एक आती है हाई वैल्यू गुड, ठीक है। लो वैल्यू गुड और हाई वैल्यू गुड, हाई वैल्यू गुड, ठीक है, या बल्कि लो वैल्यू गुड। तो सिंपली देखो, जैसे मैंने आपको पहले भी समझा रखा था, मैंने एक बेसिक एग्जांपल दी थी कि कोई एक पर्सन जो है वो शॉपकीपर है। मान लो आपके पास विशाल रैना जो है, इसका बहुत बड़ा बिजनेस है, ठीक है, और बिजनेस है इसका मान लो कपड़ों का, ठीक है। अब ड्यूरिंग समर अगर विशाल रैना को कोई समर के सीजन की कोई भी रिक्वायरमेंट पड़ती है तो ही कैन यूज हाई वैल्यू गुड्स, मतलब इसके लिए तो ये हाई वैल्यू आ जाएंगी। अब समर के सीजन में आपके पास जो विंटर के कपड़े हैं वो हाई वैल्यू गुड्स आएंगे या लो वैल्यू गुड आएंगे? चलो लो आएंगी। लो तो वैल्यू गुड्स। अगर इनको हमें ट्रांसपोर्ट करवाना है तो हम इस पे खर्चा थोड़ी ना करेंगे, हमें पता है बाद में हमें पहुंचेगा तो कोई इश्यू नहीं है। तो हम इस पर्पज के लिए कौन सा यूज करेंगे, वाटरवे यूज करेंगे। ऐसे है वैल्यू, बट एट दैट इंस्टेंट हमें उस पर्टिकुलर चीज की उतनी वैल्यू नहीं होती है। अगर मान लो अभी समर में ही समर के कपड़ों की रिक्वायरमेंट हो जाती है तो ही विल यूज विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन? हाई वैल्यू गुड्स। हाईवे नहीं, एयरवे यूज करेगा वो, एयरवे। ठीक है, क्योंकि फास्टेस्ट है। तो आई होप सभी को जो बेसिक मीनिंग था आपके पास, क्या होता है रेलवे, क्या होता है हाईवे, क्या होता है वाटरवे, कैसे आपके पास हमने मोड्स को क्लासिफाई कर रखा है। तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं मुझे, बताओ कोई प्रॉब्लम? अरे हाँ ना तो बोल। सर अब देखो हाईवे मैंने पहले भी बता दिया आपको, हाईवे हाई प्लस वे क्यों हम प्रोवाइड करेंगे, ताकि बेटर ड्रेनेज फैसिलिटी हो, सेफ्टी हो, फ्लड के बीच कोई लेटरल मूवमेंट ना हो, ठीक है। अगर आपके पास ग्राउंड लेवल पे होगा तो कोई भी आ जाएगा, लोग आ जाएंगे, जानवर आ जाएगा आपके पास, तो एक्सीडेंट के चांसेस हो जाते हैं। तो इसलिए हम हायर मूवमेंट प्रोवाइड कर देंगे हायर लेवल पे, तो ये यहाँ से सेफली मूवमेंट चला जाएगा इनका, और हमारा यहाँ से गाड़ियाँ चली जाएंगी। फॉर दिस पर्पज वी यूज यहाँ पे कन्वर्ट कर देते हैं हम प्रोवाइड, या कुछ भी बोल सकते हो सिंपली, ठीक है। तो ये तो बता दिया, ये नेशनल हाईवे के बारे में बता दिया। अब यहाँ पे एक चीज आती है एक्सप्रेसवेज। तो एक्सप्रेसवेज के बारे में लिखाते हैं, तो एक स्लाइड यहाँ पे हम ऐड ऑन करते हैं आपके पास। हाँ, तो एक्सप्रेसवेज होता क्या है, सबसे पहले मुझे ये बताओ, फिर मैं एक्सप्रेसवे के बारे में आपको समझाता हूँ। सर ये फास्ट मूवमेंट के लिए सर। तो आपके पास नेशनल हाईवे पे फास्ट मूवमेंट नहीं होती? कम होती है सर, कहाँ सर इतनी चलती नहीं गाड़ियाँ। नेशनल हाईवे पे भी उतनी चलती है, एक्सप्रेसवे पे। अगर सर हाँ जी, बोलो बोलो। सर ये तो कम ही होती है सर, 80-90 स्पीड से ज्यादा सर ऊपर रखनी नहीं होती सर। क्यों नहीं होती? आप अटेंड कर लो, दिल्ली के नेशनल हाईवे पे चले जाओ, वो है सर। आगरा मथुरा नेशनल हाईवे है, वहां पे चले जाओ। ये सर जम्मू वाला, जम्मू पंजाब वाला जो। यहाँ पे देखो ना, ये डिपेंड करता है कंडीशन पे। यहाँ पे एरिया स्ट्रेच है, मतलब कम लेन्स प्रोवाइड है वही यहाँ बात है ना सर। पे। देखो नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवेज में मेजर डिफरेंस क्या होता है आपके पास, सिंपली देखो। जो एक्सप्रेसवेज होते हैं ना, ये किसी दो सिटीज के बीच का कनेक्शन होगा और उसको बीच में कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, ठीक है। जैसे देखो आपके पास ये बन रहा है अपना, कौन सा बन रहा है आज, दिल्ली कटरा अमृतसर।
तो ये पहले डायरेक्टली स्टॉप इसका कहाँ पे आएगा, अमृतसर पे आएगा। ये नहीं होगा कि आप पहले बीच में कहीं रुक जाओगे, नहीं। तो जो एक्सप्रेसवेज होती है ना आपके पास की, सुपीरियर टाइप्स के हाईवे होते हैं, मतलब जो डायरेक्टली सोर्स होते हैं बिटवीन टू डेफिनाइट या डिफाइंड प्लेसेस के बीच में। तो लिख सकते हो इसके बारे में। सो expressways are superior type of highway which are designed as a direct source of connectivity between two defined places। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं हम, एक्सप्रेसवेज। ठीक है, समझ आ गया एक्सप्रेसवेज क्या है आपके पास। अब हाईवे और एक्सप्रेसवे को आप क्लासिफाई कर सकते हो, बता सकते हो क्या चीजें होंगी। और फिर देखो मैंने यहाँ पे ये एक चार्ट यहाँ पे यूज कर रखा है कि टाइम ऑफ ट्रेवल कहाँ पे आ सकता है आपके पास, सबसे ज्यादा टाइम किसमें लगेगा, वाटर में। फिर आप रेलवे या रोड्स बता सकते हो, डिपेंड करता है कि आपके पास कहाँ से कनेक्शन हो रहा है। देन एयरवे, फिर कॉस्ट किसकी सबसे ज्यादा होगी, एयरवे की, देन रोड की, फिर रेल की और वाटरवे। अब देखो रोड्स का डेवलपमेंट कहाँ हुआ, तो रोड्स के डेवलपमेंट के लिए हमारे पास कुछ डेवलपमेंट फेजेस हैं। सबसे पहले आता है आपके पास रोमन रोड्स। तो रोमन रोड्स जो थे सबसे पहले रोम में आपके पास ये डेवलप होना स्टार्ट हुए थे। तो इस टाइम इनने जो रोड्स बनाई थी वो क्यों बनाई थी, आपके पास मिलिट्री पर्पस के लिए बना रखी थी। अब देखो इनके रोड्स के कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इनने क्या किया, रोड्स को मिलिट्री पर्पस के लिए बनाया था। उसके बाद इन्होंने ट्राई किया कि जो रोड होगी वो स्ट्रेट होगी, कोई भी ग्रेडियंट का इन्होंने ध्यान नहीं रखा। ग्रेडियंट क्या होता है, राइज आर फॉल इन द लेवल ऑफ कोई भी आपके पास जो रोड आ रही है आपके पास। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको इमेज है, यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा आपके पास। ये देखो, मतलब कहीं पे ध्यान से आ रही है, कहीं पे चढ़ाई आ रही है आपके पास, तो इसका इन्हें ध्यान जो है वो रखा नहीं था आपके पास। ठीक है, देन सेकंड पॉइंट आप बोल सकते हो इसके बारे में कि इन्होंने क्या किया था, लार्ज फाउंडेशन स्टोन यूज किए थे बॉटम पे। तो लार्ज फाउंडेशन स्टोन बॉटम पे यूज कर रहे हैं आपके पास। और क्या कहा था इनका कि जो टोटल रोड विड्थ है वो कितनी आ रही है, 0.75 से 1.2 मीटर के अबाउट आ रही है आपके पास। ठीक है, अब अगर इतनी टोटल रोड विड्थ आ रही है आपके पास, सिंपली अब ये जो लार्ज फाउंडेशन स्टोन है इन्हें बॉटम में क्यों यूज कर रखे थे, ये इन्होंने सोचा था कि आपके पास जो रोड का नेटवर्क है इसको क्या मिलेगी, स्टेबिलिटी मिलेगी। और आपके पास देखो इस तरह से रोड होती है। ठीक है, तो बॉटम में इन्होंने लार्ज फाउंडेशन स्टोन यूज कर लिए। ठीक है, और एज पे इन्होंने क्या यूज कर दिया, कर्व स्टोन यूज कर लिया, ताकि क्या मिले, लेटरल स्टेबिलिटी मिले, ये वाली। ठीक है, सो फॉर लेटरल स्टेबिलिटी। ठीक है, ये देखो। अब देखो इनका ड्रॉबैक क्या आता है आपके पास। सबसे पहले इन्होंने जो है ना आपके पास लार्ज फाउंडेशन स्टोन बॉटम में यूज रखे, तो बॉटम इनका कोई यूज होता नहीं है। सिंपली आप अपने हाथ पे पेन ही चलाओ। ठीक है, तो हाथ पे पेन चलाओ आप, तो आपको जो ज्यादा वेट फील होगा वो कहाँ पे फील होगा आपके पास, टॉप लेवल या बॉटम लेवल, टॉप टॉप लेवल। तो अगर लोअर टॉप लेवल पे है और हम लार्ज फाउंडेशन स्टोन प्रोवाइड कर रहे हैं बॉटम पे, तो कोई बेनिफिट है उनका, नहीं है। कॉस्ट सिर्फ इंक्रीज कर रहे नहीं हैं हमारे सर। पास। ठीक है, तो यही था कि सबसे पहले मिलिट्री पर्पस के लिए डेवलप्ड हुए थे। इसमें आपके पास ग्रेडियंट पूरा स्ट्रेट रखा था, मतलब डायरेक्टली स्ट्रेट बनाई थी, ग्रेडियंट का ध्यान नहीं रखा था। लार्ज फाउंडेशन स्टोन बॉटम पे यूज कर रखे थे। टोटल थिकनेस कितनी थी, 0.75 से 1.2, कुछ बुक में 0.7 से 1.2 भी मिल जाएगी, कोई इशू नहीं है। कोई भी क्रॉस ड्रेनेज नहीं थी। अगर क्रॉस ड्रेनेज नहीं होगी तो आपके पास ड्रेनेज या मतलब ड्रेनेज का कोई प्रोविजन नहीं होगा, तो पानी वहां पे जमा हो जाएगा। अब जो टॉप स्टोन थे वो हमने स्मूथ, जो टॉप लेयर थी उसको हमने स्मूथ स्टोन या लार्ज प्लेन स्टोन के साथ हमने प्रोवाइड कर रखा था। तो प्लेन स्टोन है तो सिंपली देखो आपके पास घर पे या आप फर्श क्या बनाते हो, मतलब जब सीमेंट वगैरह कराते हो ना, तो उसको बहुत क्लीनिंग करवाते हो, बहुत सॉफ्ट, मतलब एस्थेटिकली बहुत अच्छा दिखेगा आपके पास। तो क्या होता है, इस पे फास्ट मूवमेंट परमिट करने के लिए नहीं यूज कर रखे थे। और फिर क्रश स्टोन प्रोवाइड किए थे इन्होंने लार्ज फाउंडेशन स्टोन के साथ, ताकि क्या हो आपके पास वेल ग्रेडेड स्ट्रक्चर फॉर्म। वेल ग्रेडेड होता है कि जहाँ पे वाइड रेशियो बहुत कम होता है आपके पास। ठीक है, देन नेक्स्ट इज आवर ट्रेसा गाइड रूल।
अब देखो ट्रेसागाइट रोड ने जो है इसके कुछ ड्रॉबैक जो है ओवरकम कर दी है। सबसे पहले इसने थिकनेस जो है रोड की उसको कम कर दिया, तो थिकनेस कितने तक आ गई यहाँ पे 30 सेंटीमीटर तक आ गई, या 0.3 मीटर बोल सकते हो। उसके बाद सेकंड इसने किया प्रोवाइड की जो ड्रेनेज है, तो ड्रेनेज भी इसने दे दी, कितनी दे दी इसने 1/45, ठीक है। और यहाँ पे एक इसने शोल्डर स्लोप भी प्रोवाइड की थी, वो कितनी प्रोवाइड की थी 1/20। तो शोल्डर स्लोप आपके पास 1/20 थी, ये देखो यहाँ पे लिखा रखा है, शोल्डर स्लोप 1/20 थी आपके पास, ठीक है। अब देखो एज पे आपने क्या, इसने क्या प्रोवाइड कर रखा है कर्व स्टोन, तो कर्व स्टोन क्या प्रोवाइड कर रहा है आपके पास, लेटरली स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है आपके पास। तो ये चीज भी मैंने शायद से आपको बताई थी कि आपके पास शोल्डर की स्लोप नॉर्मल स्लोप से क्रॉस स्लोप से क्यों ज्यादा होनी चाहिए, फॉर क्विक ड्रेनेज के लिए, ठीक है। अब देखो बट इसने भी तो कुछ ड्रॉबैक्स किए कि जो बिगर स्टोन था वो आपने कहाँ पे यूज कर रखा था, इसने बॉटम में ही यूज कर रखा था आपके पास। और टॉप मोस्ट लेयर जो थे इसने ये भी आउटकम किया कि प्लेन स्टोन नहीं यूज किए, उसकी जगह क्या किया इसने स्मॉल क्रश स्टोन जो है वो उनको यूज कर दिया आपके पास। तो ट्रेसागाइट रोड्स की ड्रॉबैक समझ आ गए या क्या क्या उसके बेनिफिट्स थे। देन नेक्स्ट आता है आपके पास जॉन मेडिकल। अब जॉन मेडिकल क्या था आपके पास, ये जो एक्चुअल में था ये पर्सन ब्लाइंड था, ठीक है। तो इस वजह से इसकी जो थ्योरी थी लोगों ने इसको इंपॉर्टेंस नहीं दी। इसने क्या कहा था कि आपके पास कि जो रोड्स में प्रॉब्लम आती है, ये रोड्स की जो लाइफ है वो कम होती है पोर ड्रेनेज सिस्टम से, ठीक है। और इसने ये कहा था कि आपके पास हम जो बॉटम मोस्ट लेवल है मतलब सब ग्रेड, उसको भी हमें लेवल वे में करना होगा। हम तो अभी मतलब ग्राउंड लेवल से अबो जितना भी है उसको हम लेवल वे में प्रोवाइड करते हैं, बट इसने क्या कहा था कि आपको जो बॉटम लेवल मोस्ट लेवल है उसको भी आपको क्या करना है लेवल में प्रोवाइड करना है, मतलब सबग्रेड को भी आपने लेवल प्रोवाइड करना है। तो इसी लेवल को आपके पास जो मैकेडम रोड्स है उसमें ओवरकम हुआ है, तो अब उसी को हम फॉलो करते हैं। देखो मैकेडम रोड्स में आपके पास यूनिफॉर्म आता है ना आपके पास, रुको मैं इसका क्रॉस सेक्शन दिखाता हूँ। तो देखो ये पूरा जो इसका बॉटम से लेके टॉप मोस्ट लेवल तक है सबग्रेड, तो ये सेम स्लोप है ना 1/36, ठीक है। तो यही वो रखा था इसने कि प्रॉपर लेवल वे में हमें प्रोवाइड करना चाहिए आपके पास। बट इशू क्या था इसके साथ, ये पर्सन ब्लाइंड था तो लोगों ने इसकी बात जो थी वो समझी नहीं। अब फोर्थ एंड नेक्स्ट वन आता है आपके पास टेल्फर रोड। अब इसने भी सेम वही चीज परफॉर्म की कि लार्ज फाउंडेशन स्टोन बॉटम पे यूज किए और इसने एक जो लेवल सब ग्रेड है वो 9 मीटर का प्रोवाइड किया। और इसने देखो क्या किया, सेंटर में आपके पास इस तरह से था आपके पास, तो यहाँ पे देखो आप सेंटर पे इसने देखो यहाँ पे देख रहे हो मतलब हाफ सेक्शन प्रोवाइड कर रखा है, यहाँ पे शो कर रखा है मतलब कितना 4.5 मीटर वाला। तो सेंटर मोस्ट में जो इसने स्टोन यूज कर रखे है वो क्या है आपके पास लार्जर साइज, और उनका साइज कितना है आपके पास 22 मीटर। एजेस पे जो है वो इसने स्टोन यूज कर रखे तो उनका साइज कितना है 17 मीटर। और जो एक स्टोन है ये कितना थिक है आपके पास 4 सेंटीमीटर है आपके पास। देखो मैं इसको बनाने की ट्राई करता हूँ, आपको सिंपली समझा देता हूँ कैसे था। जैसे पूरा 9 मीटर का स्ट्रेच है आपके पास, ठीक है। तो मैं 9 मीटर के स्ट्रेच को बस थोड़ा एज्यूम कर लो, यहाँ पे ये सेंटर मोस्ट पार्ट आ गया। तो सेंटर से जाते जाते फिर क्या हो रहा था स्टोन्स का लेवल कम हो रहा, तो मतलब मान लो बस यहाँ तक आ गया, ये स्ट्रेच आ गया। तो ये रोड है, तो सेंटर पे जो स्टोन है कितना साइज है उसका लिखा रखा है मैंने, बताओ 22 22 मीटर या सेंटीमीटर या mm, सेंटीमीटर कितना 22 सेंटीमीटर सेंटीमीटर। एजिस पे 17 सेंटीमीटर 17 सेंटीमीटर 1700 17 सेंटीमीटर हाँ, या 170 mm भी बोल सकते हो। और जो एक स्टोन होगा उसकी विड्थ कितनी होगी 4 सेंटीमीटर, 4 ठीक है। सेंटीमीटर इसका यही था। इसने भी आपके पास जो क्रॉस स्लोप है वो प्रोवाइड कर दी फॉर क्विक ड्रेनेज या बेटर ड्रेनेज पर्पज के लिए। तो वो कितनी प्रोवाइड की थी, इसने भी आपके पास 1/45 की प्रोवाइड की थी, ठीक है। टेल्फर्ड रोल क्लियर हो गया आपको। अब देखो रोमन से अभी तक आपके पास दो ओवर मतलब जो ड्रॉबैक्स हैं वो तो चल रहे हैं आपके पास कि लार्ज फाउंडेशन स्टोन हम बॉटम में प्रोवाइड कर रहे हैं जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, और सॉइल सबग्रेड को हम लेवल सरफेस में हम प्रोवाइड मतलब कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो क्या ये चीजें आज ओवरकम हुई हैं? यस सर। तो
सबसे पहले आ गया, अब वही आ गया मैकडम रोड। तो मैकडम ने क्या किया, सबसे पहले इसने ये कहा, जो मैंने आपको बोला था कि आपने टॉप लेवल पे हाथ में पेन को रब करो तो लोड आपको टॉपर लेवल पे दिखेगा। तो इसने ये कहा कि जो लोड होता है वो आपके पास टॉप मोस्ट लेवल पे होता है, तो इसीलिए, और टॉप मोस्ट लेवल से आपके पास लोड क्या होता जाता है या प्रेशर क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो लार्ज फाउंडेशन स्टोन की हमें बॉटम में कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब इसने एक यूनिफॉर्म क्रॉस स्लोप प्रोवाइड कर दी, जो कितनी प्रोवाइड की है इसने, 1/36। और थिकनेस कितनी रखी थी इसने, पेमेंट की भी यूनिफॉर्म थी, मतलब 25 सेंटीमीटर। ठीक है। देन यहाँ पे देखो आपके पास अगर चाहो तो आप इसको, जो यहाँ पे है आपका सेकंड ट्रेसा गाइड, तो ट्रेसा गाइड में 30 सेंटीमीटर इसने कैसे बना रखा था। जो लार्ज फाउंडेशन स्टोन था ये कितने थे आपके पास, 17 सेंटीमीटर। जो टॉप मोस्ट पे आपके पास प्लेन स्टोन थे वो 8 सेंटीमीटर था ब्रोकन स्टोन। और जो आपके पास सेंटर वाला पोर्शन आ गया, तो अगर 17 ये है, 8 ये हो, कितना हो गया 25, तो बीच वाले कितने आएंगे 5 सेंटीमीटर। तो ये याद रख सकते हो आपकी। तो इसी के साथ जो आपके पास डेवलपमेंट ऑफ रोड्स, माइक ऑफ कर दो, किसका साउंड आ रहा है। ठीक है। तो नेक्स्ट अब आ जाता है आपके पास डेवलपमेंट ऑफ रोड्स इन इंडिया। तो देखो इंडिया में अशोका के टाइम भी रोड का डेवलपमेंट हो रखा था। तो कोई एक सिंपली जे आकार कमेटी से पहले एक कोई इंपॉर्टेंट रोड मैंने आपको बताई थी जिसका डेवलपमेंट हुआ था, उसके बारे में बताओ कौन सी रोड थी। हेलो, यस सर। बताओ कौन सी रोड बनाई थी, मैंने बता भी रखा था उसके बारे में। शेरशाह सूरी ने कौन सी रोड बनाई थी। सर ग्रैंड ट्रंक जीटी रोड। हाँ हाँ, ग्रैंड ट्रंक रोड बनाई थी आपके पास। ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि बस जयकार ने ही आके रोड्स का डेवलपमेंट स्टार्ट किया, नहीं पहले भी था। बट जयकार को एक कमेटी गठित करने के लिए बोल रखा था गवर्नमेंट ने। तो उस कमेटी ने क्या किया आपके पास, वो कमेटी सबसे पहले फॉर्म कब हुई, 1927। पूरी डेटें रट लेना, इसको बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो अब ये क्या होता है यहाँ पे, रोड डेवलपमेंट नेशनल इंटरेस्ट है, मैं ये नहीं बताऊंगा, बस की पॉइंट ही बताने हैं। तो 1927 में जे कमेटी बनी। जे कमेटी ने आपके पास 1928 में अपनी रिकमेंडेशन दी। तो रिकमेंडेशन में इसने कुछ कुछ कीज पॉइंट बता रखे थे कि सबसे पहले रोड्स को नेशनल इंटरेस्ट का इशू बना दो। ठीक है। उसके बाद सेकंड, हमें अगर रोड्स बनानी है तो कहीं से पैसा आना चाहिए। सो पैसा आने के लिए हमने क्या बना दिया, सेंट्रल रोड फंड बना दिया। ठीक है। और सेंट्रल रोड फंड कब बना, 1929। इसने और बोला कि अगर रोड्स जो बनेगी, अब रोड्स कैसे गाइडलाइंस कोई देगा हमें, और उसके बाद उसके अवेयरेंस करेगा लोगों में रोड्स के बेनिफिट के बारे में। तो एक हमें बॉडी बनानी पड़ेगी जिसको हम क्या बोलते हैं, IRC, मतलब इंडियन रोड कांग्रेस। और कब फॉर्म हुई वो, 1934 में। अब ये बोल रहा है अगर हमारे पास रोड्स बन गई, उन पे क्या क्या न्यू न्यू रिसर्च होनी चाहिए, क्या क्या न्यू टेक्निक्स हम डेवलप कर सकते हैं। सो फॉर दैट पर्पज क्या इस्टेब्लिश हो रखा है, CRRI, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कब फॉर्म हुआ, 1950 में। याद रख लेना। ठीक है। सेंट्रल रोड फंड 1929 में। अभी देखो ये जो होता है ना, ये CRF, तो मतलब ये रिवाइज होता रहता है, तो कोई प्रॉपर है नहीं कि मान लो आप 6 रुपीज पर लीटर ही लिख लोगे आपके पास। ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूँ नोट से, चलो कोई नहीं, रहने दो। बट ये इस पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपके पास कुछ, अगर लीटर की इतनी प्राइस है तो उसके अकॉर्डिंग वेरी करता है। IRC का फॉर्म हुआ है 1934। 34। काम क्या है IRC का, गाइडलाइंस देना कि कैसे अपने हाईवे को कंस्ट्रक्ट करना है आपके पास। ठीक है। और हाईवे के वर्क को कैरिड आउट कौन करवाएगा, NHAI। ठीक है। गाइडलाइंस IRC देगा और NHAI वर्क कराएगा। देन आता है इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट। तो कब था आपके पास, 1930, बताओ, सामने लिखा है, 1939। फिर भी नहीं बता रहे, 1939। अब इसमें भी देखो अमेंडमेंट होती रहती है, तो वो उसके बारे में नहीं बता रखा। फिर देखो डेवलपमेंट रोड्स प्लान थे, जिसमें फर्स्ट था नागपुर रोड प्लान। कब स्टार्ट हुआ, ये 1943 में स्टार्ट हुआ, 20 ईयर का प्लान था, बट 2 साल पहले ही खत्म हो गया। तो यार माइक ऑफ कर दो किसका ये। तो उसको क्या बोलते हैं हम, 2 साल पहले प्लान हो गया आपके पास कंप्लीट, दैट इज नागपुर रोड प्लान। तो डेट 1943 से 1963 है इसकी,
बट 2 Yes, sir. साल पहले कंप्लीट हो रखा, तो इसलिए 1961 लिख रखा मैंने। ठीक है, इसके बारे में आगे मैं पॉइंट्स बताता हूँ। देन सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट आ गया आपके पास 1950 में। 50 में 1956 में आ गया आपके पास नेशनल हाईवे एक्ट। ठीक है, देन 1961 में क्या आ गया, सेकंड रोड प्लान कहाँ पे हुआ था, बॉम्बे में, सो बॉम्बे रोड प्लान। अब ये 1961 से 1981 तक चलेगा। 1973 में हाईवे रिसर्च बोर्ड आ गया। 1979 में नेशनल ट्रांसपोर्ट पॉलिसी आ गई, जो 10 साल की पॉलिसीज के बारे में बताएगा। नेक्स्ट 1981 में कौन सा रोड प्लान आ गया, थर्ड, दैट इज लखनऊ रोड प्लान। ठीक है, इसको थर्ड रोड प्लान भी बोलते हैं और लखनऊ रोड प्लान भी बोलते हैं। देन आवर 1998 में क्या हुआ आपके पास, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया आपके पास बनी, फॉर्म हुई। ठीक है, देन 2000 में आपके पास प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना Yes, sir. पास किया। कौन थे उस टाइम प्राइम मिनिस्टर हमारे, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सर अटल बिहारी, ये सर अटल बिहारी वाजपेयी, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो 2001 में क्या हुआ हमारे पास, फोर्थ डेवलपमेंट प्लान जो था वो इंट्रोड्यूस किया गया, करना था बट हमने उसको इंट्रोड्यूस नहीं किया, हमने उसके कंपेरिजन में क्या स्टार्ट कर दिया, रोड डेवलपमेंट प्लान विजन 2021 और 2025 वाला हमने इसको इंट्रोड्यूस करवाया है आपके पास यहाँ। ठीक है, अरे हाँ ना बोलो कुछ, चुप क्या बैठ जाते हो, सर हाँ बार बार सर। माइक ऑन करना पड़ता है सर तब। ऐसे रूम में बैठते करो ना जहाँ पे नॉइस ना हो। सर रोड ही सर पास से निकलता सर। हेलो, जय माता के नारा लगा रहे हैं, जय भारत माता की। चलने दो, ना रहे तो चलने चाहिए। इसके बाद 2-3 डाटा और लिख लो इसमें जो पूछा जा सकता है। मैंने कहा था कि मैं रिवीजन के टाइम और डाटा लिखाऊंगा इसमें, तो लिख लो फर्स्ट, तो पेज 3 एनफ है। सबसे पहले पीडब्ल्यूडी किसने फॉर्म करवाई थी, कोई बता सकता है मुझे? पीडब्ल्यूडी, हाँ, 1865 में फॉर्म हुई थी पीडब्ल्यूडी और लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, ये डाटा याद रखना। उसके बाद जो ये एनएचआई आई ना, तो इसने क्या किया, आपके पास एक प्लान जो है वो स्टार्ट करवाया, जिसको हम बोलते हैं नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्लान, ये डेवलपमेंट प्रोग्राम एनएचडीपी। कब आया था एनएचडीपी, कोई बता सकता है मुझे? नो सर। रशीद है, रशीद क्लास में? नाइनटीन 1998। ठीक है, 1998 में आया आपके पास। इसने देखो 2 रोड्स का डेवलपमेंट किया था जो इंपॉर्टेंट रोड्स थे, कौन कौन सा, कोई बता सकता है मुझे? एक तो आपके पास लास्ट ईयर एग्जाम में भी आ रखा था, फर्स्ट आती है गोल्डन कोऑर्डिनेटर। तो गोल्डन कोऑर्डिनेटर बता सकते हो मुझे कौन कौन सी सिटी को कनेक्ट करता है आपके पास? ये इस बार जो ए का एग्जाम हुआ था उसमें भी क्वेश्चन पूछा था ये, बताओ। हाँ जी, सर दिल्ली अमृतसर कटरा ये वो। अच्छा, अमृतसर कटरा दिल्ली, यहाँ पे क्या आता है, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई। ये जो 4 मेजर सिटीज है इनको कनेक्ट करता है आपके पास। ठीक है, ये शेप इसलिए इसको कोऑर्डिनेटर की तरह बन रही है ना आपके पास। ठीक है, ये शेप रहने दो, बस ये इन 4 जगह को आपके पास कनेक्ट करता है आपके पास, वो लिख लो गोल्डन कोऑर्डिनेटर। किसको किसको कनेक्ट करता है आपके पास, तो दिल्ली को करता है मुंबई के साथ मुंबई को, चेन्नई के साथ चेन्नई को, कोलकाता के साथ। इसको क्या बोलेंगे हम, गोल्डन कोऑर्डिनेटर। अब ये भी याद रख सकते हो, आपके पास जो गोल्डन कोऑर्डिनेटर है इसमें टोटल लेंथ कितनी बनी थी रोड की, ये जो गोल्डन कोऑर्डिनेटर है, सो 5846 किलोमीटर फॉर्म हुई थी। क्लियर है? इसके 2 फेज हुए थे, फेज 1, देन फेज 2 था आपके पास जिसमें कॉरिडोर बने थे।
ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। तो कहां कहां से है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर? लास्ट PYQ है आपका ये। सिलचर टू पोरबंदर। कितना लेंथ है आपके पास ये? बोलो। हेलो। अरे नहीं करनी रिवीजन तो बता दो, मैं नहीं करवाता, क्यों मैं फिर फालतू के टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर कहाँ से कनेक्ट करता है? श्रीनगर टू कन्याकुमारी। इस तरह से मान लो। अब इनका एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, किसी को पता है कहाँ पे ये इंटरसेक्ट करते हैं आपके पास? नो आइडिया। ये आता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो बोलो मेरे साथ, बोलो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कहाँ से कहाँ तक है आपके पास? श्रीनगर टू कन्याकुमारी। ईस्ट वेस्ट श्रीनगर टू कन्याकुमारी है। ईस्ट टू वेस्ट आपके पास सिलचर टू ईस्ट पोरबंदर वेस्ट है। कॉरिडोर से सिलचर पोरबंदर टू वेस्ट। पोरबंदर। और नॉर्थ साउथ कहाँ से है? श्रीनगर टू कन्याकुमारी। श्रीनगर। और जिनका पॉइंट ऑफ मीटिंग है, जहाँ पे दोनों मिलते हैं, इसको हम बोलते हैं झांसी। झांसी। वीरांगना, वीरांगना झांसी की रानी। ठीक है, तो वहां पे आपके पास क्या होता है, यहाँ पे इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो इतना ही है, या इनके नेशनल हाईवे भी बताना है कि कौन सा नेशनल हाईवे किसको कनेक्ट सर करता है? पढ़ा सर, इतना आएगा नहीं सर, ये रहने दो सर अभी सर। ठीक है, ये तो पूछता है, पिछली बार एग्जाम में पूछ नहीं रखा है ये वाला। ठीक है, देन आते हैं इनके कुछ की पॉइंट्स आते हैं आपके पास फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान के, सेकंड 20 ईयर रोड प्लान के। तो वो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान को हम नागपुर प्लान बोलते हैं। इसमें रोड डेंसिटी कितनी थी? 16 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर। रोड पैटर्न था स्टार एंड ग्रिड। टोटल रोड लेंथ आपके पास 5,32,700 किलोमीटर जो है इसमें फॉर्म हुई थी। और इसमें कोई भी एक्सप्रेसवे नहीं था। ठीक है, टाइम पीरियड तो हमने 1963 का रखा था इसमें, बट 2 साल पहले ही क्या हो गया आपके पास, ये कंप्लीट हो गया था आपके पास। क्लियर है? तो यस इसमें जो रोड्स का नेटवर्क था उसको क्लासिफाई किया था हमने नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, MDR, ODR और विलेज रोड में। देन इसमें जो डेवलपमेंट अलाउंस था वो कितना था आपके पास? 10%। 15%। ये फॉर्मूला रहने दो अब बॉम्बे रोड प्लान। बॉम्बे रोड प्लान में रोड डेंसिटी कितनी थी? 32 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर। डेवलपमेंट अलाउंस कितना था? 5%। 5%। पैटर्न स्टार एंड ग्रिड यूज कर रखा था। रोड्स का कितना था? 10,57,330, मतलब जो पिछला वाला था उसका डबल। इसमें आपके पास एक्सप्रेसवे भी बनाया हमने। कितना एक्सप्रेसवे बनाया? 1600 किलोमीटर का बनाया। उसके बाद इसको भी जो रोड नेटवर्क था ये सिंपली हमने क्लासिफाई कर दिया, MDR, ODR, विलेज रोड, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे। ठीक है, एंड लास्ट इज अवर लखनऊ रोड प्लान। तो लखनऊ रोड प्लान में रोड डेंसिटी कितनी आ गई? 82 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर। रोड पैटर्न स्क्वायर एंड ग्रिड आया। कोई आपके पास डेवलपमेंट अलाउंस नहीं था। रोड लेंथ अबाउट 27.2 लाख बनी। 200 किलोमीटर का हमने एक्सप्रेसवे बनाया। और इसमें जो रोड का क्लासिफिकेशन किया वो हमने किया प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। जो प्राइमरी में था हमारे पास क्या था? एक्सप्रेसवेज और नेशनल हाईवे। सेकेंडरी में स्टेट हाईवे और MDR। रूरल में ODR और विलेज रोड। ठीक है, इसमें अब ये टोटल लोड लेंथ के निकाल सकते हो। तो स्किप स्किप स्किप, ये आ गया। अब देखो यहाँ पे आता है, अब ये सभी चीज़ें मैंने तो आपको बता दी। बस यहाँ पे एक दो चीज़ और मैं न्यू एड ऑन करवाना चाहता हूँ कि जो ये पर्पस था ये आपके पास फॉर्म हुआ था क्लोज कॉन्ट्रैक्ट से। क्लोज से ये हुआ था ओपन से, और ये हुआ है आपके पास क्लोज भी यूज हुआ है इसमें, ओपन भी यूज हुआ है और PPP भी यूज हुआ है।
क्लोज क्या होता है? सिंपली मतलब किसी एक पर्सन को हमने दे दिया। ओपन होता है कि टेंडर होगी, बिडिंग होगी, उसके बाद मिलेगा। अब पीपीपी क्या होता है आपके पास? क्या होता है ट्रिपल पी? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। जो टूल प्लाजा होता है ना आपके पास, वो इसी के वजह से बनता है आपके पास। ठीक है। यस सर। ओके। एक लखनऊ रोड प्लान में एक चीज ऐड कर दो यार, यहाँ पे ऐड करवा देता हूँ मैं। हाँ, लखनऊ में यहाँ पे ऐड करवा देता हूँ। एक लखनऊ में रोड प्लान में चीज ऐड, बड़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये पूछी जाने के चांसेस हो सकते हैं इसके, कि जो आपके पास 50 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है ना आपके पास, तो हमें नेशनल हाईवे उसमें कितनी डेवलप करनी है। सो नेशनल हाईवे डेवलप्ड इन सच अ वे दैट 1 किलोमीटर पर 50 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में। ठीक है, जैसे रोड डेंसिटी आ रही थी ना आपके पास, तो हाईवे के रोड, नेशनल हाईवे के रोड डेंसिटी क्या थी इसमें? 1 किलोमीटर पर 50 किलोमीटर स्क्वायर। तो याद रखना कि हमें नेशनल हाईवे इतना प्रोवाइड करना था आपके पास। ये तो हो गया एक्सप्रेसवेज, याद चलिए यहाँ पे लिखा तो रखा था यार। अब देखो यहाँ पे कुछ माइलस्टोन कलर आते हैं इस तरह से, देखो तो नेशनल हाईवे के कौन कौन से आते हैं आपके पास? येलो और वाइट। वाइट। स्टेट हाईवे के ग्रीन और वाइट। वाइट। एमडीआर या ओडीआर के कौन कौन से आते हैं आपके पास? ब्लैक, ब्लू, ब्लैक एंड येलो, वाइट या वाइट, ये ब्लू एंड वाइट। वाइट। ठीक है। और ऑरेंज एंड वाइट किसका आता है? ऑरेंज या रूरल रेड। रोड का, मतलब PMGSY रोड्स का। ठीक है। अच्छा यार, इसमें एक चीज और लिखो, BRO कब बना था? 1960 में। ठीक है, 1960 में क्या बना था आपके पास? BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास नेशनल हाईवे क्या होती है आपके पास? जो कैपिटल ऑफ सिटीज को करते हैं, इंपॉर्टेंट प्लेसेस को कनेक्ट करता है, इनको फॉर्म कौन करेगा आपके पास? NHI। स्टेट हाईवे क्या होता है? MDR क्या होता है? ODR क्या होता है? विलेज रोड क्या होते हैं? तो ये शायद से मुझे लगता है बताने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, ये तो नाम से ही आप पता कर लोगे। इसके ओ बाद आता सर, है आप, हाँ जी, सर वो बताना सर, वो जो वाटर मैकेडम रोड सर 1 in 33, ये वो सर, कौन सा? वो तो ये बता सर तो दिया मैंने। है ना, आपने क्वेश्चन डाले थे सर उसमें, ग्रुप में, उसमें ऐप में। हम्म। वो रहता ना कि वाटर मैकेडम रोड की बनी क्या डेंसिटी बनी 1 in 33, क्या होती है सर वो? 1 in 36 तो है, मैंने बताया नहीं इसमें हाँ आपके हाँ पास। सर, जो भी है सर, मतलब वो समझाना सर अच्छे से। मैक्सिमम रोड तो बता तो दिया मैंने। आगे सर ये वाटर मैकेडम रोड, WBH, ये वो। चलो देखते हैं फिलहाल, चलो हाँ करवाते हैं फिलहाल। सो नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स ऑन द बेस ऑफ ट्रैफिक वॉल्यूम। अगर वहाँ पे हाई ट्रैफिक या सिंपली हैवी व्हीकल चल रहे हैं आपके पास, तो हैवी ट्रैफिक रोड बोलेंगे। मीडियम चल रहे हैं तो मीडियम, लाइट चल रहे हैं तो लाइट। अब ये प्लेस टू प्लेस वेरी कर सकती है। किसी प्लेस पे आपके पास ये हैवी जो होगा वो मीडियम की इक्विवेलेंट होगा, कहीं पे मीडियम हैवी की इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो ये प्लेस टू प्लेस करता है। सेम हम बोल सकते हैं लोड ट्रांसपोर्ट के कॉरस्पॉन्डिंग भी। तो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास ए में ज़्यादा लोड होगा, क्लास बी में उससे कम, क्लास सी में सबसे कम। तो ये भी आपके पास प्लेस टू प्लेस जो है ये वैल्यू चेंज हो सकती है। देन आता है आपके पास ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। अगर आप पूरे सीजन में आप रोड यूज कर रख सकते हो तो उसको हम बोलते हैं ऑल वेदर रोड। और अंडर स्पेसिफिक कंडीशन, मतलब मौसम ठीक होगा, बारिश नहीं होगी, तो आपके पास रोड चलेगी। तो दैट रोड इज, बताओ कौन सी रोड होगी वो? हेलो, फेयर वेदर रोड बोलेंगे उसको। ठीक फेयर है। वेदर रोड। अब आता है पेव्ड रोड और अनपेव्ड, जिसमें हमें हार्ड पेमेंट होती है, पक्की रोड, उसको पेमेंट रोड बोलते हैं। और जो पक्की नहीं होती है उसको क्या बोलते हैं हम? अनपेव्ड अनपेड रोड। रोड। ये देखो पक्की रोड चल रही है, ये कच्ची रोड, अनपेड। फेयर वेदर रोड, ये ऑल वेदर रोड भी है। देन सेम, फेयर वेदर रोड है या ऑल वेदर रोड है? फेयर वेदर रोड। अब आता है आपके पास अर्बन रोड्स भी फर्दर 4 टाइप्स के होते हैं। आर्टरी रोड, सब आर्टरी रोड, कलेक्टर रोड, लोकल रोड। ठीक है, आर्टरी आता है जो सिटी का सबसे इंपॉर्टेंट रोड होगा। सब आर्टरी जो सिटी के इंपॉर्टेंट रोड से थोड़ा कम होगा। लोकल आ गई गलियों वाली, तो जो जहाँ पे ये सभी रोड्स कंबाइन होंगे उसको हम क्या बोलेंगे?
कलेक्टर बोलते हैं। कलेक्टर। सरफेस क्या है, जिसमें सरफेस प्रोवाइड हो रखी है आपके पास, तो इसमें सरफेसिंग प्रोवाइड है या नहीं है? नहीं है। और नहीं। अनसरफेस क्या होगा, हम कुछ भी सरफेसिंग प्रोवाइड नहीं करेंगे, सो दिस इज अनसरफेस रोड। तो मैंने फिर ये क्वेश्चन पूछा था कि आपके पास ब्यूटुमेन जो होता है वो हम ब्लैक ही क्यों यूज़ करते हैं आपके पास, ये ब्यूटुमेन सरफेस क्यों करते हैं हम, ताकि आपके पास क्या होता है, दिन में ग्लेयर का इफेक्ट कम होता है इन ब्लैक रोड। तो आर्टरी रोड, सब आर्टरी, कलेक्टर, ये बता दी। अब मैंने फिर आपको बताया था कि हाईवे की प्लानिंग क्यों करनी चाहिए, ताकि आपके पास जो भी प्रोजेक्ट है वो मिनिमम कॉस्ट में आ सके आपके पास, ठीक है। हम प्रायोरिटीज डिसाइड कर सकें, आपके पास कितनी फंड्स अवेलेबल है, कितनी हमें रोड्स बना सकें, तो वो सभी चीज़ें होती है प्लानिंग की। तो फिर ये था रेक्टेंगल ब्लॉक पैटर्न आपके पास चंडीगढ़ में है, ठीक है, ये याद रख लेना। रेडियल स्टार आपके पास न्यू रायपुर में है, ये हेक्सागन वाला मिला नहीं है यार मुझे। रेडियल स्टार एंड सर्कुलर न्यू दिल्ली में है। रेडियल स्टार एंड ग्रिड कहाँ है आपके पास, मुंबई में है। देखो याद कैसे रखना है, रेक्टेंगल ब्लॉक, रेक्टेंगल ब्लॉक सिंपली पहले ये याद रखो कि ये चंडीगढ़ में है। उसके बाद रेडियल एंड सर्कुलर, रेडियल और सर्कुलर, देखो सर्कुलर नाम आ रहा है ना, तो सर्कुलर नाम याद रखो कैनॉट प्लेस, तो दिल्ली में आ जाएगा आपके पास, ठीक है। फिर आपके पास ब्लॉक पैटर्न आ गया, तो डब्बा डब्बा सा, तो डब्बा है कहाँ पे, मतलब मान लो छत्तीसगढ़ में है डब्बा, रायपुर। देन ग्रिड कहाँ पे आ रहा है आपके पास, मुंबई में, ठीक है। बताओ, हाँ ना, समझ आ गई यहाँ तक? हाँ सर। यस सर। ये आता, देन आता आपके पास इंजीनियरिंग सर्वे। देखो इसको सिंपली याद रखो, आप 3 वर्ड याद रखो, डेली लाइफ में यूज कर सकते हो। MRP यूज करते हो, कितनी MRP है इसकी। M होता है मैप स्टडी, इसमें सिंपली हम मैप पे जितने पॉसिबल अलाइनमेंट होंगे वो ड्रॉ कर लेंगे। R होता है रेकोनेंस, जब फर्स्ट टाइम हम फील्ड में विजिट करते हैं आपके पास, सो दैट इज आवर रेकोनेंस। एंड P इज प्रिलिमिनरी सर्वे, इसमें हम सर्वे कैरी आउट करते हैं, जितना भी लेवलिंग वर्क होगा उसको हम कैरिड आउट करेंगे, जितनी भी टेस्टिंग करनी होगी हमें किस में करेंगे, हम प्रिलिमिनरी सर्वे में कर लेंगे। देन लास्ट पे आती है डिटेल सर्वे, क्या आती है लास्ट पे, डिटेल सर्वे। सो इन डिटेल सर्वे हम क्या करते हैं, DPR बनाते हैं, आपके पास कॉस्ट एस्टिमेट करते हैं, और जितने भी प्रपोजल होते हैं वो हम कैरिड आउट करवाते हैं आपके पास। सो याद रखना है MRP, M से क्या आता है, मैप स्टडी, जिसमें जितने भी पॉसिबल अलाइनमेंट्स होते हैं हम मैप्स पे ड्रॉ करते हैं। फिर रेकोनेंस होता है, जब डिपार्टमेंट जो होता है वो फर्स्ट टाइम फील्ड में आपके पास विजिट करता है, तो फील्ड में क्या होता है, आपके पास मैप के कॉरस्पॉन्डिंग चीज़ें जो होती हैं वो चेंज हो जाती हैं, सो उनको हमें आइडेंटिफाई करना होता है। और अगर आपको पूछा जाए कि फिजिबिलिटी आप किस फेज में चेक करते हो, तो फिजिबिलिटी भी हम रेकोनेंस सर्वे में चेक करते हैं। देन प्रिलिमिनरी सर्वे आपके पास लेवलिंग वर्क, जितनी भी सॉइल इन्वेस्टिगेशन होगी वो सभी आप चीज़ें इसमें देखोगे, और रोड का जो अलाइनमेंट है वो फाइनल करना है आपने, तो दैट कैन बी आल्सो फाइनलाइज इन प्रिलिमिनरी सर्वे। और डिटेल सर्वेइंग में क्या करते हो आप, मतलब प्लान बनाओगे, पूरा डिजाइनिंग करोगे, मटेरियल को फाइनलाइज करोगे, कितनी कॉस्ट लग रही है, और फाइनली डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करके इसका अप्रूवल के लिए आप भेज दोगे। तो ये सभी 4 फेजेस होते हैं आपके पास, MRP और डिटेल सर्वे, ठीक है। मैप स्टडी, रेकोनेंस, प्रिलिमिनरी सर्वे, प्रिलिमिनरी सर्वे को हम इनिशियल सर्वे भी बोलते हैं, डिटेल सर्वे को हम फाइनल सर्वे भी बोलते हैं आपके। देन आता है मैक्सिमम सैचुरेशन यूनिट, मतलब हम कैसे डिसाइड करेंगे आपके पास कौन सा पॉसिबल अलाइनमेंट आपके पास मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, तो लोवेस्ट पॉपुलेशन को 0.5 दे दो, फिर उससे जो भी बड़ी पॉपुलेशन ग्रुप है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो आपके पास। इंडस्ट्रियल को मेनली जो होता है प्रोडक्शन यूनिट को, अगर देखो सिंपली यहाँ पे होता है, अगर एग्रीकल्चर यूनिट सेपरेटली है तो उसको 1 देंगे, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यूनिट अगर सेपरेटली है तो उसको 1 प्रोवाइड करेंगे हम। बट अगर एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल दोनों प्रोवाइड हैं तो उस टाइम हम सैचुरेशन फैक्टर कितना देते हैं, इंडस्ट्रियल को 10 देते हैं आपके पास, या मेनली क्वेश्चन में गिवन होगा आपके पास, ठीक है। अब देखो 4 अलाइनमेंट यहाँ पे बनाते हैं आपके पास, सिंपली ये देखो ये बना रहा हूँ, ये कोई एरिया है, यहाँ पे एक अलाइनमेंट ये आ गया, दूसरा ये आ गया, तीसरा ये आ गया, चौथा ये आ गया। सो मैक्सिमम सैचुरेशन वैल्यू आ रही है इस अलाइनमेंट की 0.5, इसको मैंने बोल दिया D अलाइनमेंट। ये है C अलाइनमेंट, इसकी वैल्यू आ रही है 4.5। ये है B अलाइनमेंट, इसकी वैल्यू आ रही है 2, एंड दिस A अलाइनमेंट, इसकी वैल्यू आ रही है 2.3। तो हम कौन से अलाइनमेंट पे आपके पास रोड प्रोवाइड करेंगे, बताओ, हम कौन से अलाइनमेंट को डिसाइड करेंगे आपके पास रोड के लिए, सो ज्यादा वाले में। हाँ, जिसकी मतलब हायर वैल्यू होगी, सो C, तो इसको हम चूज करेंगे आपके पास रोड का डेवलपमेंट करने के लिए।
ठीक है, मैक्सिमम सैचुरेशन फैक्टर भी समझ आ गया आपको। देन आता है आपके पास हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। जितने भी आपके पास एसएसडी होता है, ओएसडी होता है, कैम्बर चीज़ें आती है हॉरिजॉन्टल में आती हैं, और वर्टिकल में आती है ग्रेडियंट और स्लोप्स आती हैं आपके पास। तो अलाइनमेंट होता क्या है, सेंटर लाइन के अबाउट में पोजीशन किसी चीज़ की। ये हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट आ गया, ये वर्टिकल अलाइनमेंट आ गया। अब देखो जो भी हाईवे बनाओगे सबसे पहले वो शॉर्ट होना चाहिए, इजी होना चाहिए, कंस्ट्रक्ट करने में, मेंटेन करने में, लोगों को वहां तक पहुंचने में भी सेफ होना चाहिए, इकोनॉमिक होना चाहिए, एस्थेटिकली देखना भी आपके पास क्या हो, अच्छा हो। तो ये सभी रिक्वायरमेंट होती है एक अच्छे हाईवे अलाइनमेंट की। सो एक टर्म आती है आपके पास ओब्लिगेटरी पॉइंट। तो ओब्लिगेटरी पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जहां से क्या करते हैं हम अपने हाईवे के रूट को, या जो भी रोड आता है उसको हम क्या करते हैं कुछ शॉर्ट टाइम के लिए, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हम वहां से चेंज कर लेते हैं आपके पास। तो दैट इज अवर ओब्लिगेटरी पॉइंट। जैसे किसी का घर आ रहा है आपके पास, तो वो जो है वो परमिशन नहीं दे रहा कि यहाँ से रोड बनाओ, सो हम क्या करेंगे वहाँ पे, चेंज करेंगे। जैसे हम बोलते हैं ना बाईपास हुई रोड, तो बाईपास के लिए जो वहाँ पे सिटी आ रही है, सो दैट इज ओब्लिगेटरी पॉइंट। देन टाइप ऑफ ट्रैफिक, वहाँ पे क्या है, ट्रैफिक अच्छी चल रही है, खाली दिन में 2-3 गाड़ियाँ जा रही है, बेनिफिट ही नहीं होगा उस रोड को प्रोवाइड करने का। लेबर वहाँ पे इजली अवेलेबल होना चाहिए, मटेरियल हमारे पास इजली अवेलेबल होना चाहिए, एस्थेटिक अपीयरेंस जो है उस रोड की वो अच्छी होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, यहाँ तक आता है। तो यहाँ तक रखते हैं, बाकी फिर कितने बजे लें क्लास उसमें करते हैं, क्योंकि आप भी बहुत ज़्यादा हैं।